आज का विषय ऐसा है कि एक्चुअली हम आज बात करेंगे हेल्थ के बारे में। और मैं एक रिमोटेड आर्थराइटिस का पेशेंट हूँ और मैंने रिमोटेड आर्थराइटिस से छुटकारा कैसे पाया। देखा जाए तो इंग्लिश का ये नाम है रिमोटेड आर्थराइटिस और हिंदी में इसको घटिया बाई बोलते हैं, मराठी में सांधेवात बोलते हैं, आमवात बोलते हैं। तो पहले तो मैं 2008 से रिमोटेड आर्थराइटिस का पेशेंट था। और रिमोटेड आर्थराइटिस एक ऐसा मानते हैं कि वो कभी अपने लाइफ में ठीक नहीं होता है। उस रिमोटेड आर्थराइटिस के साथ मैंने भी बहुत दर्द झेला है। बिल्कुल विकलांगती आई थी शरीर में, चलना फिरना उठना बसना बिल्कुल बंद था। बट आज उससे मैंने छुटकारा पाया है। वो कैसे पाया है मुझे यही जनता को बताना है, समाज को बताना है। तो मैं आपको मेरा परिचय देना चाहता हूं। नमस्कार, मी भोसले काशीनाथ शंकर, राहणार महाराष्ट्र का, डिस्ट्रिक्ट सांगली। मैं माजी सैनिक हूं। मैं 2004 में भर्ती हुआ था सेना में। तो सेना की ड्यूटी करते समय मेरी जैसे मैंने कसम परेड खा लिया, ट्रेनिंग पूरा करने के बाद, कसम खाने के बाद मैं जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ जो कि पाकिस्तान की बॉर्डर आती है उधर मैं तैनात था। तो उधर माइनस डिग्री टेम्परेचर तापमान रहता है। तो उधर बहुत ज़्यादा ठंडी के कारण मुझे रिमोटेड आर्थराइटिस की शुरुआत हो गई। मतलब आम वात बोलते या घटिया बाई बोलते, उसकी मुझे शुरुआत हो गई। तो शुरुआत में क्या हुआ था, जैसे उंगलियों में सूजन आना, थोड़े घुटने दर्द करना। तो मैंने अपने सीनियर को मेरे ये समस्या मैंने शेयर किया। तो मेरे सीनियर बोलते थे कि भाई ऐसा है, फौज में एक लिक्वर इशू होती है, मतलब दारू इशू होती है और यहाँ बहुत क्लाइमेट ठंडा रहता है। तो आपको एका दुक्का पैक पीना चाहिए, तब जाके गर्मी शरीर में हीटिंग आएगी और हीट आने के कारण आप इधर ठीक हो जाओगे। और कुछ सीनियर लोग मेरे ऐसे भी बताते थे कि तू सलगम के पानी से हाथ सिकाई कर ले, कुछ नमक के पानी से हाथ सिकाई कर ले, ताकि तुझे आराम मिल जाएगा। तो ठंडी भी इतनी थी कि उधर बुखारी लगाना पड़ता था, दगड़ी कोयला लेके आना पड़ता था, दगड़ी कोयला उस बुखारी में डालना, रात भर उसकी शिकाई करना। और ऐसी दिनचर्या चलती रही। धीरे धीरे उंगलियों में मुझे कुछ पकड़ नहीं पाता था, 1 लीटर की बोतल भी नहीं उठा पाता था। और नहाने का कोई मतलब ही नहीं था उधर, क्योंकि इतनी ठंडी थी। गीला कपड़ा करके, अपना गर्म पानी का गीला कपड़ा करके शरीर वगैरह पोंछ लेता था। बट वो पोंछने के लिए या अपना चुत्तड़ धुलाई करने के लिए भी मेरे हाथों में, उंगली में दम नहीं था, मतलब जान नहीं थी। ऐसी हालत थी, ऐसी कंडीशन थी। तो वहाँ से मैं उधर आर्मी हॉस्पिटल, एक लोकल हॉस्पिटल था, आर्मी का ही था, हमारे आर्मी के डॉक्टर थे। जब उनको मैंने दिखाया तब उन्होंने बोला ये ठंडी के वजह से हुआ है, बट वो रिमोटेड आर्थराइटिस जैसे उनको पहले डाउट हुआ। तो उन्होंने क्या कर दिया, मुझे उधमपुर कमांडो हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल एक बड़ा हॉस्पिटल है, उधर मुझे शिफ्ट कर दिया, मतलब उधर मुझे रेफर कर दिया। तो उधर गया, वहाँ से जो रिमोटेड आर्थराइटिस के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उसको बोलते हैं रिमोटोलॉजी सेंटर। तो उधर अवेलेबल नहीं होने की वजह से उन्होंने मुझे कलकत्ता रेफर कर दिया। तो कलकत्ता में मेरा इलाज तो हुआ, मुझे आराम भी मिला। नहीं, कलकत्ता नहीं, दिल्ली आरआर हॉस्पिटल, दिल्ली आरआर हॉस्पिटल में मुझे रेफर किया था। ये कब की बात है, 2008 की बात है।
तो दिल्ली RR हॉस्पिटल में कुछ दिन रहा, उधर इलाज मेरा हुआ। मेरा फिर बॉडी को थोड़ा आराम भी मिलने लगा, कुछ मेडिसिन वगैरह मुझे अच्छे मिल गए। डॉक्टर ने तो अपने हिसाब से उन्होंने इलाज कर दिया, मैं ठीक भी हो गया। बट उधर क्या होने की वजह से, मैं नया नया सैनिक होने के कारण, 1 मिनट, मेरी बच्ची सो रहे, थोड़ा वेट। तो उधर मैं नया नया सैनिक होने के बाद, मतलब मेरे 2-4 साल ही नौकरी थी, तो मुझे ये पता नहीं था कि मैंने एप्लीकेशन दे के उस ठंडा इलाके से मैंने नॉर्मल पी स्टेशन में आना चाहिए जहाँ क्लाइमेट अच्छा है, और उधर मेरी अपनी पोस्टिंग लेना चाहिए। इस तरीके से मुझे कोई नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैं नया नया जवान था आर्मी का। तो वहाँ से इलाज लेने के बाद मुझे उसी इलाके में मुझे जाना पड़ा, अपनी यूनिट में जाना पड़ा, बटालियन में जाना पड़ा, और उधर मैं फिर ड्यूटी के दौरान पे मैं तैनात रहा। और फिर वहाँ का क्लाइमेट ठंडा, फिर क्या होता है, आर्थराइटिस, रिमोटेड आर्थराइटिस को ठंडा क्लाइमेट शूट नहीं होता है, उसकी उंगलियां फूलना शुरू भी हो जाती है। तो फिर मुझे दोबारा शुरुआत हो गई भाई, उंगलियां फूलनी शुरू हो गई, फिर कोनी पकड़ना, धीरे धीरे रिमोटेड आर्थराइटिस ने कोनी पकड़ लिया, गर्दन पकड़ लिया, शोल्डर पकड़ लिया, घुटने पकड़ लिया, पैरों की उंगलियां पकड़ लिया, पूरी एड़ी नीचे से पंजा वगैरह दर्द करता था, क्योंकि ठंडी, स्लीपिंग बैग, बुखारी वगैरह ये चलती रहती थी। इतना ठंडा क्लाइमेट में मेरे को हालत फिर और कस्ती हो गई। ऐसे करते करते इस पीरियड को मुझे करीब हो गए थे, करीब 1.5 साल, 1.5 से 2 साल हो गए। ऐसे हालत में मेडिसिन खाता था, पेन किलर खाता था, और अपनी ड्यूटी करता था। और फिर ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती तो नज़दीक के हॉस्पिटल में जाते थे, फिर उधर एक आध सलाइन की बोतल लगा देते थे, उसमें से ग्लूकोज चढ़ा देते थे, और कुछ पेन किलर इंजेक्शन वगैरह देते थे। ऐसे करते करते मेरे 2 साल वहाँ पे बीत गए। फिर वहाँ से आने के बाद किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि बाबा रामदेव की आप मेडिसिन ले लो, आप वहाँ से आयुर्वेदिक से ठीक हो जाओगे। तो आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने बाबा रामदेव की भी दवाई लिया, और वो दवाई इतनी कॉस्टली थी कि मेरी आधी सैलरी मैंने बाबा रामदेव को दे चुका हूँ। उनकी मेडिसिन खरीदने में, बाबा रामदेव की मेडिसिन खरीदने में मेरी आधी सैलरी गई होगी। बहुत कॉस्टली उसकी मेडिसिन आती है, पर महीने जाता था, उसकी मेडिसिन लेके आता था, जैसे कि सिद्धनाथ गूगल हो गया, दशमूल काढ़ा हो गया, और भी सारे मतलब उसके थे, जैसे चमन प्राश वगैरह उसके लेता था, सुवर्ण भस्म भी लेता था। तो उस तरीके से उसके में हैवी मेडिसिन ले लेके कोई असर नहीं हुआ भाई। फिर किसी ने मुझे बोला कि भाई ऐसे ऐसे आयुर्वेदिक का किसी बाबा के पास जा, किसी झाड़ फूक के पास चला जा, उधर वो तो ठीक हो जाएगा। बट किसी रिमोटेड आर्थराइटिस में इसका कोई भी आराम नहीं मिलता है वहाँ पे। तो फिर मैंने क्या कर दिया, ऐसे दिन बीतते गए। फिर आर्मी हॉस्पिटल में भी मुझे डॉक्टरों की तो कोशिश रहती है कि भाई लड़का नया नया है और उसको जल्दी जल्दी वो ठीक हो जाए और उसकी बॉडी रिकवर हो जाए। फिर वहाँ के उसके बाद मैंने पीस में पोस्टिंग आ गया, कलकत्ता में पोस्टिंग आ गया। तो उधर मुझे बड़ी आर्मी हॉस्पिटल में महंगे मेडिसिन वगैरह लगना शुरू कर दिया, इंजेक्शन लगवाना शुरू कर दिया। और वो इंजेक्शन और दवाई और ज़्यादा खाने के कारण मेरी तबीयत और बिगड़ती गई। ये कोनी ऐसी दर्द करती थी ये कि मैं सेविंग नहीं कर पाता था, क्योंकि सेना के अंदर हमारे पर डे सुबह 4 बजे हमको सेविंग करके पीटी में जाना पड़ता है, पीटी परेड में जाना पड़ता है। तो पर डे हमको सेविंग करना पड़ता है। 1 मिनट। तो मैं सेविंग नहीं कर पाता था। सेविंग क्रीम लगाया, ब्रश ऐसा उठा के इधर यहाँ तक आ नहीं पाता था, क्योंकि हाथ में आकड़न आ गई थी, हाथ ऐसा फोल्ड ही नहीं होता था। तो बड़ी दर्ददायक, रिमोटेड आर्थराइटिस का बहुत खतरनाक दर्द होता है। ऐसे महंगे मेडिसिन लेता गया, चलता गया, ऐसे करते 2000 आ गया 19। 2008 को मैं रिमोटेड आर्थराइटिस का पेशेंट बना था, रिमोटेड पॉजिटिव था, RA पॉजिटिव था। वहां से आ गया 2019
2019 में मैं परेशान हो गया था कि मैं किसी होम्योपैथिक की ट्रीटमेंट में मैंने 2-3 साल तक ले चुका था, उससे कोई रिजल्ट नहीं आया। तो मुझे मार्केट में तकरीबन लोग मुझे फंसाने वाले मिल गए। फंसाने वाले मतलब क्या भाई, वो बीमार है ना, पेशेंट है ना, कोई बोला भाई नोनी का जूस ले ले, 2500 रुपये का पर बोतल है। भाई मैंने ले लिया, नोनी जूस बहुत अच्छा रहता है, ले लिया, कोई असर नहीं है, कोई सहारा नहीं उसका। कोई बोला भाई उस बाबा के पास जा, कोई भरसी बाबा के पास जा, कोई झाड़ू के पास जा, उधर इधर पैसा बहुत खर्चा कर दे, कोई काम नहीं आया। उसके बाद 2019 में मुझे एक डॉक्टर मिले, उनका नाम है, मध्य प्रदेश के हैं, भोपाल के, वो रमेश भार्गव जी। वो न्यू डाइट सिस्टम फॉलो करते हैं। उनको भी गुरु है बीवी चौहान। तो उन्होंने उनसे कुछ नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट वगैरह सीखी थी, तो उनके संपर्क में मैं आ गया। तो उन्होंने मुझे ठीक ढंग से गाइड किया, वो हो गए। फिर गुजरात के एक सूरत के झरना पटेल है, उनके संपर्क में आ गया। तो फिर वहाँ से उन्होंने मुझे समझाया मनुष्य का जीवन क्या होता है और हमारी दिनचर्या कैसे होना चाहिए। तो उधर मुझे रमेश सर ने तो मुझे ये बता दिया, भाई तूने पूर्णतया आपको फास्टिंग पे आना पड़ेगा। तो उनके कुछ वीडियोस वगैरह भी देखा, कुछ उनके सेमिनार भी अटेंड किए थे मैं, जैसे नासिक में किरण वाटारे सर के वगैरह सेमिनार भी अटेंड किए। तो वहाँ पे मुझे पता लगा कि मेरी दिनचर्या कैसे होना चाहिए। तो रमेश सर ने मुझे यही बताया था कि जैसे राम लक्ष्मण सीता जब वनवास गए थे, तो उस समय अपना चूल्हा गैस चूल्हा वगैरह लेके नहीं गए थे, उन्होंने कंदमूल फल फ्रूट वगैरह यही खाया था। तो वही खाना है, अपना मानव का जो आहार है वही हमने खाना है। उनका सब बोलने का मतलब क्या है, मानव का जो आहार है वही हमने खाना है। जैसे कि ज्वारी बाजरा गेहूं वगैरह ये है चिड़िया का आहार, वो चिड़िया नहीं खाना चाहिए। मांस मीट मांस वगैरह ये आहार है जो जीभ से पानी पीते वही जानवर का है। बट मानव क्या हो गया, प्रगतिशील हो गया। मानव प्रगतिशील हो गया तो मानव ने अपने स्वाद के पोटी मीट को वगैरह पकाना शुरू कर दिया, अनाज को पका के खाना शुरू कर दिया। फिर उसमें आ गए बेकरी प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स। उसकी वजह से अपनी सेहत में बदलाव आते गए। तो उन्होंने यही बताया कि मुझे सुबह से लेके 12 बजे तक फास्ट रखना है, कुछ भी खाना पीना नहीं, कुछ भी नहीं। 12 बजे पालक का जूस लेना है, जैसे कि जिसकी पचाने की जितनी क्षमता हो, किसी का 1 कप से शुरुआत करना है। एक्चुअली 1 कप हो गया, 1 गिलास हो गया, तो उसमें पालक का जूस जब निकालते तब उसमें गुड़ वगैरह डालना चाहिए, ताकि थोड़ा हमको पीने में भी स्वादिष्ट लग जाए। तो पालक का जूस पीने के बाद 1-2 घंटा जब तक आपको भूख नहीं लगती तब तक चुपचाप रहो। कभी कभी क्या होता है, जब पालक हम शुरुआत में लेते हैं उस समय थोड़ा डिसेंट्री वगैरह लगती है, तो पालक का जूस होने के बाद फिर गाजर का जूस लेता था। तो गाजर का जूस लेना चाहिए। जब आपको भूख लगती है ज़्यादा, तो जब भी खाना है तभी कच्चा खाना है और अपकाहार खाना है, फ्रूट खाना है, सलाद खाना है, कंदमूल खाना है, बट पका हुआ नहीं खाना है। इस तरीके से उन्होंने बोला। और उन्होंने यही बोला कि आप एक 1 मंथ आप फॉलो करो। यदि 1 मंथ में आपको यदि फर्क नहीं महसूस होता है तो फिर आप अपना आहार खा सकते हो बोला। तो मुझे क्या हुआ था, रिमोटेड आर्थराइटिस की वजह से मुझे किडनी में इंस्पेक्शन आया था, मेरा क्रेटिन बढ़ गया था, किडनी काम करना बंद कर दिया था। क्रेटिन करीब 8 से 9 के इस आसपास था। हीमोग्लोबिन मेरा 8 के ऊपर कभी चढ़ा नहीं है। यूरिन कल्चर वगैरह इसकी टेस्ट भी किया था, उसमें भी इंस्पेक्शन पाया गया था। क्यों, क्या होता है जब बॉडी में पेन बढ़ता है, सीआरपी टेस्ट होती थी, हीमोग्लोबिन मेरा 8 के ऊपर कभी बढ़ा नहीं था, तो उस वजह से मेरे किडनी पे इंस्पेक्शन हो गया था। किडनी के इंस्पेक्शन के होने के बाद फिर मुझे पाइल्स भी डिटेक्ट हो गया था। जब मैं ऑफिस में वगैरह ड्यूटी करता था डिस्पैचर के वगैरह,
तो लिखाई पढ़ाई के उधर काम बहुत रहता था, लिखान भी बहुत रहता था। तो मैं टेबल पे बैठा ही नहीं जाता था भाई चेयर पे, तो मैं खड़े खड़े उधर ऑफिस में काम करता था और खड़े खड़े फिर घुटने फूल जाते थे। ऐसे ही मुझे रिमोटेड आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था और क्रेटेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। डॉक्टर ने पानी भी लिमिटेड पीने के लिए बोला था। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम शुरू थी। तो मुझे वही रमेश सर ने ये बोला कि भाई तू 1 महीना फॉलो कर ले, यदि महीने में आपको कुछ भी असर नहीं मिला या फर्क नहीं मिला तो आप ये छोड़ देना बोला। और उन्होंने बेचारे ने 1 रुपये फीस नहीं लिया। ना अभी झरना पटेल भी अपने से कोई 1 रुपये फीस लेती है, ना रमेश भाई भी लेते हैं भाई, ना किरण वाटारी सर भी 1 रुपये किसी का फीस लेते। बट वो गाइड करने का तरीका होता है, जो सजेस्ट करने का तरीका होता है और उससे लोगों की लाइफ बदलती है, वो सबसे बहुत बड़ी दुआ रहती है उनके लिए, पता है। उस तरीके से उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने बोला भाई मैं करीब 10-12 साल से मैं परेशान हूँ इस रिमोटेड आर्थराइटिस बीमारी से, और बीमारी बढ़ती जा रहा है। ब्लड में इंफेक्शन बढ़ रहा है, क्रेटेन बढ़ रहा है, पाइल्स डिटेक्ट हो गया। तो अभी मैंने कुछ अपने अंदर बदलाव करना चाहिए बोल के मैंने क्या कर दिया, फिर उनकी बात मान लिया। सुबह मैंने फास्टिंग किया 12 बजे तक। फिर मैंने क्या किया, पहले तो अमेजोन पे गया, अमेजोन से मैंने जूसर मंगाया, 15,000 रुपये के करीब प्राइस का जूसर था, जूसर मंगाया। फिर मैं उस समय दिल्ली में था, पोस्टेड दिल्ली में था। तो दिल्ली में मैंने क्या किया, वहाँ से जब मैं खीरा लेने जाता था तो मैं खीरा 1-2 केजी ऐसा नहीं लेता था, डायरेक्ट बोरा या कैरेट 20 केजी का कैरेट ही उठा के लेके आता था। तो उसे मुझे क्या होता था, वो सस्ता मिल जाता था, जैसे कि 7 रुपये केजी, 8 रुपये केजी ऐसा मिल जाता था। और जैसे गाजर गया तो गाजर की बोरी उठा के लेके आता। तो दिल्ली के गाजर बहुत अच्छे रहते हैं, हरियाणा साइड से आते हैं, लाल गाजर होते हैं, लंबे लंबे और मीठा रहते हैं वो। तो गाजर भी बोरी भर भर के लाता था, फ्रूट भी भर भर के लाता था। और मैंने भाई खाना शुरू कर दिया भाई, मैंने अनाज बिल्कुल त्याग दिया, बिल्कुल अब पका हुआ भोजन बिल्कुल ही नहीं खाता था मैं, बिल्कुल ओनली जूस एंड फ्रूट पे आ गया। और आप यकीन नहीं मानोगे, 7 दिन में मेरा पाइल्स कहाँ गया कुछ मुझे महसूस ही नहीं, पता नहीं लगा भाई पाइल्स कहाँ गए। और यदि पाइल्स मेरा ठीक हो जाता है और मुझे रिलैक्स मिल जाता है तो भाई मैं क्यों छोड़ूं फिर उसको। तो मेरा पाइल्स तो 7 डेज में मेरा पाइल्स कंप्लीट ठीक हो गया। फिर मेरे किडनी पे इंस्पेक्शन आने के कारण मुझे क्रेटेन बढ़ गया था। उस वजह से मैं करीब 6-7 महीना मैं झुक के चलता था, जैसे बुढ़ा आदमी लेके चलता है लट लेके, उस तरीके से मैं लेके चलता था। उसमें मुझे रिलीफ मिलना शुरू हो गया, मैं थोड़ा सीधा होके चलने लगा। और दिन कितने हो गए, मात्र 10 दिन हो गए। और जूस ने इतना असर तगड़ा कर दिया भाई, मैं 2-2 लीटर दूध जूस निकालता था इसका, खीरे का। जैसे मैं भी पीता था, अपने परिवार को भी पिला देता था। फिर गाजर का जूस है, गाजर का जूस भी पीता था। और बट शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया था भाई। शरीर कमजोर मतलब क्या है, ऐसे मतलब पूरा फैट वगैरह निकल गया था, बिल्कुल बॉडी पतली हो गई थी। तो धीरे धीरे मैंने क्या किया, वो मुझे रमेश सर ने यही बताया था, वो डॉक्टर ने, कि आपने मेडिसिन नहीं छोड़ना है, जो डॉक्टर की मेडिसिन है वही करना है। पर वो आप खाने के साथ, खाना खाने के बाद जो मेडिसिन खाते थे वो फ्रूट खाने के बाद खाना है बोला, उसमें कौन सा है बोला। और आपको पेट भर के खाना है, भूखा नहीं मरना है। उस तरीके से जब बताया मैंने, तो धीरे धीरे मैंने मेडिसिन भी, वो आर्मी हॉस्पिटल की मेडिसिन भी टाइम टू टाइम खाता गया। और नेचुरोपैथी डाइट मैंने फॉलो कर दिया। और बिल्कुल अनाज मैंने छोड़ दिया था, पका हुआ भोजन बिल्कुल नहीं लेता था। सुबह 12 बजे से 1 बजे तक मैं फास्टिंग करता था। 1 बजे के बाद मैं जूस पीता हूँ पालक का। फिर उसके बाद जैसे जो भी सीज़न में अवेलेबल है, गाजर का जूस मिला तो गाजर का जूस लेता था। और गाजर का जूस का जैसे सीज़न नहीं है तो जो भी फल फ्रूट जो अवेलेबल है, जैसे पपई है तो पपई खा लेता था। और एप्पल के वगैरह में ज़्यादा चक्कर में नहीं रहता हूँ, क्योंकि वो सीज़न में अपने इलाका का वो फ्रूट नहीं है। ज़्यादा फ्रूट अपने को कौन सा पैदा करता है, जो अपनी इलाका का है। जैसे वाटरमेलन है, वाटरमेलन अपने इलाका में पैदा होता है, तो अपने इलाके में जितना फ्रूट आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा खा लो,
और लंबे टाइम तक खाते रहो। जब उसका सीज़न है, जैसे वाटरमेलन का सीज़न है तो वाटरमेलन दबा के खाते रहो, डेली वाटरमेलन खाते रहो, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो उस तरीके से मैंने चालू कर दिया और धीरे 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 1 से 1.5 साल तो लग गए मुझे रिमोटेड आर्थराइटिस से रिकवर होने के लिए। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और बिल्कुल स्फूर्ति है शरीर में। बट डॉक्टर भी परेशान है कि भाई तू आरए पॉजिटिव बंदा था, इतने हैवी मेडिसिन चल रही थी, बिल्कुल कम कैसे हो गए। मैंने बोला साहब आपकी कृपा है, और उन्होंने अभी 2 टॉबलेट मुझे चालू किए है अभी ओनली, मतलब देना शुरू कर दिया। पहले बहुत दुनिया भर की टॉबलेट खाता था, तो अभी ओनली 2 टॉबलेट लेता हूँ। एक मैथ्रोडेक्स 15 mg एंड 300 mg HCQS, ये 2 टॉबलेट्स है। मैथ्रोडेक्स है मैं वीकली 1 टॉबलेट लेता हूँ 15 mg की, और 300 mg HCQS वो पर डे 1 टॉबलेट लेता हूँ। यही दो टॉबलेट मेरे को चल रहा है, बाकी मेरा कोई मेडिसिन वगैरह नहीं चल रहा है, और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, दुरुस्त हूँ। तो सब मैं पब्लिक को यही मैं बताना चाहता हूँ, अपने भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जो रिमोटेड आर्थराइटिस से या अन्य बीमारी से भी परेशान है, तो उन्होंने नेचुरोपैथी के ऊपर आपने फॉलो करना चाहिए। ना किसी बाबा के पास, ना किसी आयुर्वेदिक के पास नहीं आना चाहिए। आप अपना खाना शुरू कर दो, जो मानव का आहार है उसे आप ठीक हो जाओगे और आपकी लाइफ बदल जाएगी। यदि इस डाइट के बारे में आपको, इसको न्यू डाइट सिस्टम बोला जाता है, तो इस डाइट के बारे में आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप नासिक के अपने किरण वाटारी सर है, रमेश भागवत जी सर है, झरना पटेल सर है, उनसे आप संपर्क भी कर सकते हो, या यूट्यूब पे उनके चैनल भी है, वो वहाँ पे भी आपको गाइडेंस अच्छा देते हैं। तो या मेरे से भी आप कमेंट बॉक्स में वगैरह पूछ सकते हो, आपको डाइट्स के बारे में क्या प्रॉब्लम आता है, क्या होता है, तो उसके बारे में हम सलाह देंगे। और यदि ये वीडियो हमारा कोई समझो 1 लाख लोगों ने यदि देख लिया और वहाँ से मेरे करीब 10 पेशेंट भी यदि यहाँ से मुझे ठीक भी हो जाते, तो मेरा ये सांगने का या बताने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो रिमोटेड आर्थराइटिस की बहुत वेदना रहती है, बहुत शरीर में तकलीफ होती है, त्रास होता है, दिक्कतें बहुत होता है, विकलांग बना देता है, तो उससे आपको छुटकारा पाएगा। तो आप किसी महंगे हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं जाओ, आपको यदि पहले फर्स्ट बार आपको तकलीफ है तो आपने जाना चाहिए, मेडिसिन हॉस्पिटल में जाना चाहिए, दिखाते हॉस्पिटल में जाना चाहिए, आपका इलाज लेना चाहिए, जो भी है मेडिसिन लेना चाहिए टाइम टू टाइम। बट उसके साथ साथ जो मानव का आहार है वही लेना चाहिए। यदि कोई डॉक्टर आपको बोलता है भाई आपके यहाँ शरीर में कैल्शियम की बहुत कमी है, मिल्क प्रोडक्ट ले लो, तो उसके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि न्यू डाइट सिस्टम में मिल्क के लिए कोई जगह नहीं है। मिल्क एक बहुत खतरनाक पॉइजन माना गया है अपने मानव शरीर के लिए, क्योंकि हमारे गुरुजी बीवी चौहान सर का यही कहना है कि मिल्क जब बच्चे को दांत नहीं आता है तब उसको दूध की ज़रूरत पड़ती है, उसी समय दूध देना चाहिए। जब उसको नेचुरली उसकी एज जैसे जैसी बढ़ती है उस हिसाब से उसको दांत निकलते हैं, तो आपने वो समझना चाहिए कि उसका दूध बंद करना चाहिए, उसको अभी खाना चाहिए, फ्रूट खाना चाहिए, सलाद खाना चाहिए, तो उस समय उसका दूध बंद हो जाता है, क्योंकि भगवान उसको बोलता है कि भाई इसकी माँ का दूध बंद हो गया और आपका दूध, तो आपने दूध बंद करना चाहिए। तो मानव एक ऐसी प्राणी है, मानव एक ऐसा जात है कि वो किसी का भी दूध खींचता रहता है, उसको ऊँट का भी दूध चाहिए, भैंस का भी चाहिए, गाय का भी चाहिए। हाँ, अदर कोई भी प्राणी अपना खुद का खाना खुद खा लेता है, जैसे बोले तो बैल अपना खाना खुद घास वगैरह खा लेता है, हाथी अपना खाना अपना खुद खा लेता है, इस वास्ते स्वस्थ है। मानव ही ऐसा जीव है कि उसको मीट भी चाहिए, अंडा भी चाहिए, दूध भी चाहिए, और दूध नहीं मिल रहा है तो भाई किसी भैंस का खींच लेता है, किसी ऊँट का चीज खींच लेता है। तो मैं बोल रहा हूँ दूध ही एक पॉइजन है,
मानव शरीर के लिए आपने नहीं लेना चाहिए। दूध से कोई बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, उल्टी बीमारी बढ़ती है। तो पहले तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आपको छोड़ना पड़ेगा। फिर भी नॉन वेज वगैरह उसको टच नहीं करना है। किसी डॉक्टर का यही कहना है कि भाई आपके पास कैल्शियम की कमी है तो आपको अंडा लेना चाहिए। तो नहीं भाई, कैल्शियम की कमी है तो आपके लिए फल फ्रूट से इतना कैल्शियम और मिनरल्स मिल जाते हैं, अनलिमिटेड मिल जाते हैं। आपको कोई मीट मांस वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे किसी बंदे को विटामिन सी की कमी रहती है तो सी के लिए क्या करना चाहिए, कुछ बंदे मेरे अनुभव में बता देता हूँ कि नींबू वगैरह विटामिन सी के लिए बहुत अच्छा होता है। बट नींबू पानी कितना पीना चाहिए? नींबू का एक बूंद अपने शरीर के लिए एक दिन के लिए बहुत होता है विटामिन सी के लिए। तो हम क्या करते हैं, पूरा नींबू निचोड़ के पर डे उसका जूस पीते, किसी पेट कम करने के चक्कर में, किसी का वेट कम करने के चक्कर में, किसी का वजन कम करने के चक्कर में। वो अपने शरीर के लिए बहुत घातक है। अपने शरीर के लिए भी नींबू फायदेमंद है, पर कितना? ओनली आधा बूंद या एक बूंद बोलो पर डे, उतना विटामिन सी के अपने शरीर के लिए बहुत काफ़ी है। तो वो इस तरीके से थोड़ा अपने ध्यान देना चाहिए। फल फ्रूट के ऊपर आ जाओ, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट छोड़ दो, पका हुआ अनाज छोड़ दो, बेकरी के प्रोडक्ट छोड़ दो, जैसे केक वगैरह बर्थडे वगैरह होता है उससे आप दूर रहो। यदि आपके परिवार में किसी का बर्थडे वगैरह करना है तो वाटरमेलन काट लो, फल फ्रूट का बर्थडे बना लो, या ड्राई फ्रूट का बर्थडे बना लो, ड्राई फ्रूट का केक बना लो और उससे बर्थडे मना लो। तो प्लीज़ आप बेकरी फ्रूट एंड मिल्क प्रोडक्ट से दूर रहो और रिफाइंड ऑयल अपना घर में लाना बंद कर दो। रिफाइंड ऑयल एक अपनी ये बीमारी को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी साजिश है थोड़ी बोलो तो। यदि रिफाइंड ऑयल आपके घर में आता है तो आज से आपके घर से बीमारी कभी नहीं जाएगी। आपको प्रॉपर रिफाइंड ऑयल छोड़ना पड़ेगा। तो देख लो, जिसको भी जो कोई समस्या लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं ज़रूर उस कमेंट बॉक्स में मैं आपको आपकी कोई समस्या आती है तो उसका उत्तर देने का मैं प्रयत्न करूँगा। तो प्लीज़ आप अपना शरीर का ध्यान रखें। मुझे मानव का आहार क्या है वो सीखने में मुझे करीब 15-16 साल मुझे रिमोटेड आर्थराइटिस के साथ झुकना पड़ा, और तब मुझे समझ में आया कि मानव जीवन जीना बहुत सरल है, स्वस्थ जीवन जीना ये बहुत सरल है, बट लोगों ने उसको बहुत क्रिटिकल बनाया है। उसको दूध भी खाना है, अंडा भी खाना है, मेडिसिन भी खाना है, हॉस्पिटल में भी जाकर इलाज भी करना है, फिर भी वो ठीक नहीं होती। चलो ओके, बाय बाय। इधर ही हम अपनी वाणी को विराम देते हुए ओके बाय बाय।